वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के लिए। तो इसमें हम गति नामक लेसन या अध्याय पढ़ रहे थे। उसमें कुछ विषयों पर चर्चा हो चुकी है, इसके आगे की चर्चा हम आज करते हैं। तो हमने इसमें विस्थापन तक की चर्चा कर ली थी। तो विस्थापन के बाद देखते हैं, एक टर्म हमारा आता है चाल। चाल, तो ये चाल क्या होता है? चाल आप जानते ही हैं। चाल एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चाल, चाल क्या है? यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट, एकांक समय, एकांक समय में तय की गई दूरी, दूरी चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। इसके साथ साथ आप फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय। तो ये होता है चाल। ठीक है। इसका मात्रक, तो मात्रक भी इसका पूछा जाता है। तो इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रति सेकंड होता है। तो चाल से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठने वाला है या बनने वाला है वो यही है कि चाल कैसी राशि है। तो यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक एसआई यूनिट क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा भी इसका मात्रक होता है। लेकिन एसआई यूनिट की जब बात करें तो मीटर प्रति सेकंड होगा। इसके बाद हम देखते हैं चाल। चाल के बाद हम देखते हैं वेग। तो वेग हमारा क्या होता है? तो वेग क्या होता है देखते हैं भाई। वेग, ठीक। तो सबसे पहले यह एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? तो वेग सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है। दूसरी बात, ये क्या होता है? तो इसकी भी डेफिनेशन हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एकांक समय में तय किए गए वहां पर दूरी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर विस्थापन होता है। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अगर इसका आप फार्मूला लिखना चाहें तो वेग बराबर आपका हो जाता है विस्थापन बटे समयांतराल। इसका भी एसआई मात्रक जो होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्योंकि विस्थापन को आप मीटर में लिखते हैं और जो समय होता है उसको आप सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसका जो एसआई यूनिट इसकी होगी वो मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये तो हो गया आपका वेग। अब इसके बाद हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो आता है त्वरण से। और ये त्वरण क्या होता है? तो जो हमारा त्वरण होता है
ये एक सदिश राशि होती है। इसका ये भी पूछते हैं कि त्वरण कैसी राशि है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह एक सदिश राशि है और इसकी यूनिट भी पूछी जाती है, और यूनिट क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसके बारे में अब हम देखते हैं। त्वरण, त्वरण, तो सबसे पहली बात, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, परिवर्तन की दर को त्वरण, त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जब कोई भी व्हीकल्स, मोटर बाइक, मोटर बाइक हो गई या कोई आपकी मान लीजिए ट्रेन हो गई, ठीक है, या आपका एरोप्लेन हो गया, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो गतिमान है, तो वो जब गतिमान है तो वहां पर देखिए क्या कंडीशन होती है कि जब भी, अगर आप बाइक का एग्जांपल लें, तो जब बाइक आप स्टार्ट करते हैं, तो जब आप स्टार्ट करते हैं उस समय उसकी जो स्पीड होती है वो 0 होती है। लेकिन जैसे जैसे आप स्टार्ट करके उसको चलाना शुरू करते हैं तो उसकी स्पीड कुछ बढ़ती है, उसके बाद उसकी स्पीड कुछ और बढ़ती है, फिर कुछ और बढ़ेगी, है ना। तो यही जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, यही जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसी की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यहां पर देखिए त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये आपका हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि माना किसी किसी गतिमान, गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग स्मॉल यू, प्रारंभिक वेग स्मॉल यू है, स्मॉल यू है। माना टी समय, ये कोई समय अंतराल है, टी समय पश्चात, पश्चात वेग, वेग स्मॉल वी हो जाता है, हो जाता है। ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में माना कि हमारे सामने से कोई गाड़ी गुजर के गई, और जब वो गुजरी तो उस समय उसका वेग हमने मान लिया कि स्मॉल यू है। लेकिन कुछ समय पश्चात, हो सकता है 5 सेकंड, 10 सेकंड या 5 मिनट, 10 मिनट बाद उसका वेग कुछ और हो जाता है, और वो वेग हमने मान लिया कि वी है ना। तो अब देखो वी है, तो अब देखो कि इसका त्वरण का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर वेग परिवर्तन है, तो ये वेग परिवर्तन यहाँ पे देखो। अच्छा, त्वरण को हम एक डिनोट करते हैं, एक लेटर हमारा है स्मॉल ए, क्योंकि त्वरण मतलब एक्सीलरेशन है ना, तो एक्सीलरेशन इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो ये आप यहाँ पर देखिए, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, अब देखिए वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन मतलब वेग में परिवर्तन, तो पहले क्या था u, और बाद में क्या हो गया, v हो गया। ठीक, हम मान लेते हैं कि u जब था तो वो मतलब कम चाल थी, और जब v हुआ तो वो बढ़ करके चाल है। तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, v, v माइनस u, और अपान समय जो रहा वो t रहा। ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं,
और इसको दूसरे रूप में भी देखो हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर t को हम पक्षांतर करके इस साइड लाएं तो ये हो जाएगा at और इधर हो जाएगा v माइनस यू। यहाँ से देखिए अगर u को हम इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v, या v इज इक्वल टू u प्लस at। यही तो होता है। आपने गति का प्रथम समीकरण क्या पढ़ा है? गति का प्रथम समीकरण यही तो पढ़ा है कि v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। तो ये कहाँ से आ जाता है? तो ये हमारा त्वरण की डेफिनेशन से ही ये समीकरण हमको मिल जाता है, v बराबर u प्लस at। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, ये तो हमारा हो गया त्वरण। तो ये त्वरण जो है ये कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। अब अगर हम बात करें इसके मात्रक, तो मात्रक क्या होता है इसका? तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड की घात 2, सेकंड की घात 2 होता है। तो इसका जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक यह कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। इस पर आपको विशेष फोकस करना है। यहीं से क्वेश्चन पिकअप होता है, यहीं से क्वेश्चन उठता है। तो ये नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। त्वरण का ही एक और रूप है। अगर वेग कम हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी चल रही है, जब आपने गाड़ी स्टार्ट की तो उस समय वेग कम होता है, धीरे धीरे वेग बढ़ता है। लेकिन जब आपको गाड़ी रोकनी होती है तो उसका वेग आप धीरे धीरे क्या करने लगते हैं? कम करने लगते हैं। तो अब यहाँ पर जब वेग आप कम करने लगते हैं तो यहाँ पर त्वरण भी क्या हो जाता है? त्वरण यहाँ पे ऋणात्मक हो जाता है। और जब ये त्वरण जो आपका ऋणात्मक आएगा तो उसको हम मंदन कहते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन मंदन कहते हैं। ठीक है, यही फार्मूला लगाएंगे। अगर फार्मूला लगाने पर हमारा त्वरण जो है वो माइनस में अगर निकल के आता है तो ये जो त्वरण होगा ये क्या कहलाएगा? मंदन कहलाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो न्यूमेरिकल आते हैं, वो गति के 3 जो समीकरण हैं उन पर रिलेटेड होते हैं, और वो तीनों समीकरण हम यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं। तो गति के समीकरण, गति के समीकरण, देखिए गति के 2 प्रकार के समीकरण होते हैं। एक तो जब रेखीय गति हो, रेखीय गति, और दूसरी जब आपकी ऊर्ध्वाधर गति हो। रेखीय गति क्या होती है? तो जब जो गाड़ियां हमारी हैं, व्हीकल्स हमारे हैं, वो जब ऑन रोड चलते हैं, तो ऑन रोड जब चलते हैं तो वो हमारी रेखीय गति होती है, जो एक सीध में होती है, एक रेखा में होती है। इसको रेखीय गति कहते हैं। ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, पृथ्वी से ऊपर की तरफ, या ऊपर से कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है, तो ये जो गति होती है इसको हम ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। पृथ्वी से अपवर्ड जाना या ऊपर से पृथ्वी की तरफ आना, ये हमारा कहलाता है ऊर्ध्वाधर गति। तो यहां से देखिए, जो गति का पहला समीकरण रेखीय गति, अभी पहला समीकरण अभी आपने पढ़ा,
आपने क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण देखिए, ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण हमारा है वो हमारा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। तो यहाँ पर ये जो v है आप जानते हैं ये क्या होता है, अंतिम वेग होता है, और u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। a हमारा त्वरण होता है और t हमारा समय होता है। ऐसे ही दूसरे में ये जो s होता है ये हमारी दूरी होती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय कर रहा है। यहाँ से न्यूमेरिकल इस ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है, यू हमारा प्रारंभिक वेग होता है, टी हमारा समय होता है, और ये ए हमारा त्वरण होता है, टी आप जानते हैं ये समय होता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी अंतिम वेग और यू प्रारंभिक वेग होता है, ये हमारा जो ए है ये त्वरण है, और एस हमारा विस्थापन या दूरी होती है। ठीक है, अब देखिए यही चीज जब गति ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड होती है तब क्या होता है, तो सिर्फ यहाँ बदल जाता है ये जो त्वरण है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड आता है तो वहां पर जो त्वरण काम करता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण होता है और इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो जहां जहां इस फॉर्मूले में ए है वहां पर इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा जी। तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। जहां पर a था ए टी, वहां पर क्या हो गया g। ये g क्या है, तो ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, अच्छा ऊर्ध्वाधर जब बात होती है तो जो दूरी होती है उसको हम ऊंचाई कहते हैं, हाइट कहते हैं, है ना। तो जो दूरी होगी s की जगह क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो h बराबर हमारा हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और जो तीसरा समीकरण हमारा है वो हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, ये हमारे समीकरण हो जाएंगे। जहां पर s है वहां पे हमको h रखना है, और जहां पर a है वहां पर हमको g रखना है। अब देखिए यहाँ पर a, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे एक चीज आप याद रखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां पर g जो है वो माइनस का लेंगे, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो जो g हमारा रहेगा वो हमारा प्लस का रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके तीनों समीकरण हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, और इन पर क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो रेखीय गति हो गई, एक हमारी ऊर्ध्वाधर गति जो होती है वो भी समझ लीजिए कि एक रेखा में होती है, तो वो भी हमारी रेखीय गति ही हो जाती है। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही बिंदु के चारों तरफ गति करता है तो उसको हम कहते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति से भी क्वेश्चन एक बनता है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अभी बता रहे हैं उसको। वृत्तीय गति, तो इसमें लिखेंगे जब कोई कोई वस्तु किसी वृत्ताकार
मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और ये इस तरीके से एक वृत्त के चारों तरफ गति करती है इस तरीके से, तो ये हमारी गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। ठीक है, ये गति हमारी क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी होती है, ये मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, और जो पृथ्वी होती है, ठीक है, ये पृथ्वी मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी भी क्या होती है? ये पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करती है, तो इसकी गति भी क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। तो इसकी जो सूर्य के चारों तरफ जो गति होती है वो एक प्रकार से वृत्तीय गति का ही एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं कि जो मेले में अक्सर वो मौत का कुएं का खेल जो दिखाते हैं, जिसमें बाइक को ऊपर चलाते हैं चारों तरफ, तो वो भी एक प्रकार की वृत्तीय गति होती है। इसके अलावा मेले में जो बड़े बड़े झूला लगे होते हैं जो ऊपर नीचे गति करते रहते हैं, तो उनकी गति भी क्या होती है? वृत्तीय गति होती है। इसके अलावा जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो उनके पास एक चाक होती है, ठीक है, वो घेराकार एक वृत्त जैसा होता है, सर्किल, ठीक है, उसकी जो उसमें उपस्थित जो भी कण होते हैं, तो उनकी जो गति होती है वो भी वृत्तीय गति होती है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आप ये जान रहे हैं कि ये जो वृत्तीय गति है, इसमें दो चीजें, इसमें जो चाल है, ठीक है, जो चाल है, चाल एक समान रहती है, एक समान रहती है, जबकि वेग परिवर्तित होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है, आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है कि एक समान वृत्तीय गति में होता है, एक समान वृत्तीय गति में होता है। तो वहां पे चार ऑप्शन दे देंगे, कह देंगे कि चाल एक समान होती है, वेग बदलता रहता है, या वेग एक समान होता है, चाल बदलती रहती है, ठीक है, त्वरण का जिक्र कर देंगे कि त्वरण शून्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास चार ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना है आपको कि यहाँ पर क्या होता है, जो चाल होती है वो एक समान होती है, लेकिन जो वेग होता है वो परिवर्तित होता है। तो ऐसा क्या है कि चाल एक समान है और वेग परिवर्तित होता है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक समान वृत्तीय गति होती है, तो ये जो गति होती है वृत्त में होती है, और जब वृत्त में होती है तो हर समय उस ऑब्जेक्ट की दिशा बदलती रहती है। और वेग में क्या होता है? दिशा होता है, तो परिमाण तो वही रहता है, लेकिन जो दिशा होती है वो दिशा बदलती रहती है, जिसके कारण हम कह देते हैं कि इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि उसकी दिशा हर समय बदलती रहती है। लेकिन क्या चीज एक समान रहती है? तो चाल एक समान रहती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे कि त्वरण शून्य कब होता है? त्वरण शून्य कब होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कब होता है भाई? तो जब क्या हो, जब वेग एक समान हो, वेग एक समान हो। ठीक है, एक समान होने का क्या मतलब है? अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, A = V - U अपॉन T। तो अगर यहाँ पर क्या हो जाए, V बराबर किसके हो जाए? U के, तो ये जो V और U है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा भाई, ये V
माइनस यू की जगह भी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्योंकि एक समान है अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वी माइनस वी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब वेग एक समान होता है तो त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। और इसके साथ साथ वृत्तीय गति में चाल एक समान होती है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये नोट कर लो भाई, इसके आगे फिर बात करें। अब बात करते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। इसकी चर्चा थोड़ी बहुत पहले भी हो चुकी है और बाकी बची हुई चर्चा आज कर लेते हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो न्यूटन के गति विषयक नियम हैं, ये किस बुक में आपको देखने को मिलते हैं। तो न्यूटन की एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। तो उसी प्रिंसिपिया में इन नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में एक पॉइंट लिख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे भौतिक विज्ञान विज्ञान के जनक, है ना? इनको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो न्यूटन को कहा जाता है। तो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इन नियमों की चर्चा की है। तो यहां से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो ये बनता है कि फादर ऑफ फिजिक्स, है ना, फिजिक्स के जन्मदाता कौन है, तो न्यूटन। और दूसरा क्वेश्चन कि न्यूटन की के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो प्रिंसिपिया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रिंसिपिया में इन्होंने अपने जो गति के नियम हैं इनको प्रतिपादित किया। ठीक, तो प्रथम नियम क्या होता है। प्रथम नियम में हम आपको बता देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही लिखेंगे। प्रथम नियम में इन्होंने ये बताया था कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो यह रुकी हुई रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल लगाकर इसमें परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, मतलब आप देखते हैं कि जब आप बॉल को अगर कोई फुटबॉल है और फुटबॉल को अगर पैर से आप किक मार देते हैं तो वो फुटबॉल चलता रहता है। ठीक है, तो इनका कहना यह है कि अगर वो फुटबॉल चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं जब तक कि आप उसको रोकोगे नहीं। और रोकने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो बल लगाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन आप देखते हैं कि फुटबॉल तो रुक जाता है। तो उसके दो कारण है। एक तो जो पृथ्वी और फुटबॉल के बीच लगने वाला घर्षण बल है ना, ये घर्षण बल क्या करता है, ये वस्तु की गति का विरोध करता है। तो इस घर्षण बल के कारण वो फुटबॉल रुक जाता है। दूसरी चीज आप ये जानते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या है, वायु है।
तो ये वायु भी क्या करती है, उस फुटबॉल पे घर्षण लगाती है। ठीक है, तो इस वजह से वो रुक जाता है। अगर ये दोनों चीजें ना हो, दोनों चीजें ना हो, तो वो क्या होगा, फुटबॉल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और तभी रुकेगा जब आप उसको बाह्य बल लगा करके रोकोगे। ठीक है, तो यहां से 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल की परिभाषा किस नियम के द्वारा जन्म लेती है या किस नियम के द्वारा आती है। तो बल की जो परिभाषा है वो हमारे प्रथम नियम है ना, गति के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग आती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसे जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो ये हमारा प्रथम नियम होता है, गति का प्रथम नियम होता है, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है, जैसे आप देखते हैं कि यदि आप बस में बैठे होते हैं और बस रुकी हुई है, आप बस में बैठे और बस में आप बैठे हुए हैं, अचानक बस चल पड़ती है, तो क्या होता है कि आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये किस नियम का एग्जाम्पल है, तो ये यही गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। इसी प्रकार जब वो बस रुकती है, अचानक अगर ब्रेक लगा दी जाती है, तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये भी गति के प्रथम नियम का ही उदाहरण है। इसके साथ साथ क्या होता है कि एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारा कंबल या कोई कपड़ा होता है जिस पर धूल मिट्टी के कण पड़े होते हैं, चिपके होते हैं, और अगर हम उसको डंडे से झाड़ दें या फिर हाथ से ही कस के पटक दें उसको, तो क्या होता है कि धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो मतलब नीचे गिर जाते हैं, उस कपड़े से अलग हो जाते हैं। तो ये भी जड़त्व का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, विस्तृत चर्चा हम अगली क्लास में मतलब कुछ और जब पढ़ेंगे आगे तो उसमें करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना जान लो जहां जहां से क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन बनता है। तो ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। इनको जड़त्व के नियम भी कहते हैं, मतलब जड़त्व के उदाहरण कहते हैं, और ये गति के प्रथम नियम से संबंधित है। अब देखिए दूसरा नियम क्या होता है। दूसरे नियम से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन उठते हैं, उनको देख लेते हैं। द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। तो ये क्या होता है, तो इससे सबसे पहली बात कि पहला पॉइंट कि इससे मतलब इस नियम के द्वारा इससे बल परिमाण का पता चलता है। ठीक है, क्या पता चलता है कि F इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, बल होता है, और इसको हम बल को F से डिनोट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो बल होता है, बल का मतलब है फोर्स, है ना, फोर्स, और फोर्स FORCE, मतलब F से इसको डिनोट कर लेते हैं, और ये होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो ये हो जाएगा बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मतलब F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m गुणे a। ठीक है, देखिए
यहीं से हम एक दूसरा पॉइंट जनरेट करेंगे। तो बल का परिमाण किससे पता चलता है? तो गति के द्वितीय नियम से पता चलता है। यहीं से एक वेग संरक्षण का सिद्धांत भी आता है, वेग संरक्षण, है ना। तो वेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। ये भी इसमें हम देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट इसी से क्या निकल के आता है? तो संवेग परिवर्तन लिखना, संवेग परिवर्तन की दर, है ना। संवेग परिवर्तन की दर का पता भी इसी से चलता है। संवेग परिवर्तन की दर बल के परिमाण के बराबर होती है। ठीक है। तो ये पॉइंट अभी हम देखेंगे कि ये जो संवेग परिवर्तन होता है, ये संवेग परिवर्तन क्या होता है और ये कैसे बल के परिमाण के बराबर होता है, तो ये हम देखेंगे अभी। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा संवेग परिवर्तन या संवेग, ठीक है। तो संवेग क्या होता है? एक छोटा सा पॉइंट यहाँ है, आप लिखेंगे संवेग